हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। हमने इसका पहला टॉपिक शुरू किया है अधिशोषण। अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना है। हम पढ़ चुके हैं अधिशोषण क्या होता है। जब किसी ठोस को किसी द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो उस द्रव या गैस के कण ठोस की सतह पर संचित हो जाते हैं। इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम आज पढ़ रहे हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं। वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्प्शन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सरलता से द्रवित होने वाली गैसेज, फॉर एग्जाम्पल SO2, HCl, CO2, NH3 एट्सेट्रा, स्थायी गैसों जैसे H2N2 ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से अधिशोषित होती है। वे गैसेज जिनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है उनका द्रवीकरण उतनी ही आसानी से होता है और वो उतनी ही शीघ्रता से अधिशोषित भी होती है। क्रांतिक ताप किसे कहते हैं हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं होता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। यहाँ हमने कुछ गैसेज का अधिशोषण का घटता हुआ क्रम दिया है। हमने पढ़ा सरलता से द्रवित होने वाली गैसेज आसानी से अधिशोषित होती है, जबकि स्थायी गैसेज का अधिशोषण धीमी गति से होता है। क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सरलता से गैसें द्रवित होती है और उतना ही अधिशोषण भी उनका तेजी से होता है। नेक्स्ट है अधिशोषण को प्रभावित करने वाला हमारा कारक अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। कठोर और रंध्रहीन पदार्थ की तुलना में रंध्रयुक्त और बारीक चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थ जैसे कि चारकोल, सिलिका जेल, रेने निकल आदि अच्छे अधिशोषक होते हैं। समान ताप पर समान गैस विभिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित होती है, अर्थात अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने विभिन्न धातुओं की अधिशोषण क्षमता का क्रम दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अधिशोषण क्षमता का क्रम क्या होगा। पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड निकल। यदि हमें कोई पूछे हाइड्रोजन गैस है उसका अधिशोषण प्लैटिनम और आयरन दोनों में से किस पर ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा प्लैटिनम, क्योंकि उसकी अधिशोषण क्षमता ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है दाब। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर गैसों के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और ये जो प्रभाव है वो निम्न ताप पर अधिक प्रभावी होता है। यहाँ हमने एक कर्व बनाया है जिसे हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। कर्व किसके बीच में है, x/m अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब के मध्य आरेख को अधिशोषण समतापी कहते हैं। x/m यहाँ अधिशोषण की मात्रा है, जहाँ पर x है अधिशोष्य की मात्रा और m है अधिशोषक का भार। इस कर्व को देखने से स्पष्ट है कि दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और एक संतृप्त दाब PS पर x/m अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में अधिशोषण की दर विशोषण के बराबर हो जाती है। ये हमारा है संतृप्त दाब। इस दाब के बाद अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, कर्व क्षैतिज रेखा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि अब अधिशोषण और विशोषण की दर बराबर हो गई है।
नेक्स्ट कारक है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। हम जानते हैं अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिशोषण की क्रिया में निम्न साम्य स्थापित होता है। गैस या अधिशोष्य प्लस ठोस, ठोस के रूप में हमने लिया है अधिशोषक। प्रोडक्ट क्या होंगे? ठोस पर अधिशोषित गैस प्लस ऊष्माक्षेपी क्रिया है तो ऊष्मा मुक्त होती है। और विपरीत जो अभिक्रिया प्रतीप अभिक्रिया में क्या होता है इसका? विशोषण। विशोषण अर्थात अधिशोषक की सतह से हटना। ला-साताल्य के नियम के अनुसार उपर्युक्त साम्य में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया प्रतीप दिशा में चलेगी, क्योंकि और ताप कम करने पर अधिशोषण बढ़ता है। नेक्स्ट है अधिशोषण समदाबी। स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m और ताप के मध्य खींचा गया आलेख अधिशोषण समदाबी कहलाता है। हमने पढ़ा अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों के लिए अधिशोषण समदाबी भी अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहले हम देखेंगे भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी। अधिशोषण समदाबी यानी P स्थिर है और ग्राफ खींचेंगे x/m और t के बीच में। हम देख रहे हैं ताप में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर, अधिशोषण की मात्रा घटती है। ये तो है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी। अब हम देखेंगे रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी। कर्व हमने स्थिर दाब पर x/m अधिशोषण की मात्रा और t के मध्य खींचा है। हम देख रहे हैं ताप में वृद्धि करने पर प्रारंभ में x/m का मान बढ़ता है और एक अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करता है। इसके पश्चात भी अगर ताप में वृद्धि की जाती है तो अधिशोषण की मात्रा घटती है। ऐसा क्यों होता है? प्रारंभ में ताप बढ़ाएंगे तो x/m बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, जो कि अधिशोष्य के अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने में सहायक होती है। ताप में अधिक वृद्धि करने पर अब पहले से अधिशोषित अणु, वो अणु जिनका अधिशोषण हो चुका है, उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः विशोषण की दर बढ़ेगी और x/m का मान कम होता है। नेक्स्ट अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है अधिशोषक का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। किसी भी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अधिशोषक का सक्रियण तीन प्रकार से किया जाता है। पहला, ठोस धात्विक अधिशोषकों को यांत्रिक विधियों के द्वारा रगड़कर उनकी सतह को खुरदरा बनाकर। सेकंड है, बड़े दानेदार अधिशोषक को बारीक चूर्ण के रूप में पीसकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है और उसको एक्टिवेट किया जाता है। थर्ड क्या तरीका है एक्टिवेशन का? पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर। फॉर एग्जाम्पल, जब कार्बन को निर्वात में अति तप्त भाप के द्वारा गर्म करते हैं तो उस पर से अधिशोषित अशुद्धियाँ, उदाहरण के लिए नमी, हाइड्रोकार्बन आदि हट जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। ये तो हमने पढ़े अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। हमने पहले पढ़ा अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं? निश्चित ताप पर किसी गैस की अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। फ्राइडलिक ने एक गैस की अधिशोषण समतापी की गणितीय रूप से व्याख्या की। इसे हम फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। यहाँ ग्राफ में किसी गैस का अधिशोषण समतापी दिया गया है। ग्राफ खींचा गया है x/m और p के मध्य। हम देख रहे हैं इस ग्राफ को तीन भागों में डिवाइड करके स्टडी किया गया। फर्स्ट है एट लो प्रेशर, जब दाब कम है
तो ग्राफ मिलता है सरल रेखा में। जब दाब कम है, ग्राफ सरल रेखा में है, x/m समानुपाती होगा यहाँ पर p के, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा k। तो x/m बराबर हो जाएगा kp। एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तब ग्राफ हमें मिलता है क्षैतिज रेखा में, यानी यहाँ पर x/m समानुपाती होगा p की घात 0। एट मीडियम प्रेशर ग्राफ हमें मिलता है पैराबोलिक, यहाँ पर x/m समानुपाती होगा p की घात 1/n के। लो प्रेशर पे हमने बताया x/m किसके बराबर होगा, kp। यहाँ पर k एक स्थिरांक है, x/m अधिशोषण की मात्रा है। एट हाई प्रेशर ग्राफ मिलता है क्षैतिज रेखा के रूप में, तो x/m का मान आएगा kp 0। एट मीडियम प्रेशर x/m का मान दाब p के घातांक के समानुपाती होता है। ग्राफ मिलता है हमें परवलयाकार, तो x/m समानुपाती है p की घात 1/n के। x/m बराबर हो जाएगा kp 1/n। यहाँ पर n और k दोनों ही स्थिरांक है और इनका मान अधिशोषित और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस इक्वेशन में दोनों तरफ log लेने पर क्या आ जाएगा मान, log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। ये फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी की समीकरण हमें प्राप्त होती है। इस समीकरण के आधार पर यदि हम log x/m और log p के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ग्राफ की इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। y अक्ष पे हमने लिया है log x/m, x अक्ष पे हमने लिया है log p। x का गुणांक m ग्राफ की स्लोप होती है, गुणांक है 1/n, तो ग्राफ की स्लोप आएगी 1/n प्लस c होता है इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन में c की जगह वैल्यू क्या है हमारी, log k, यानी ग्राफ का अंतःखंड या इंटरसेप्ट का मान क्या आएगा, log k। विलयन प्रावस्था में अगर अधिशोषण हो रहा है, यानी किसी ठोस पर किसी द्रव या विलयन का अधिशोषण होता है, तो फ्राइडलिक इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी। दाब के स्थान पर हम रखेंगे c विलयन की सांद्रता, x/m इज इक्वल्स टू आएगा kc 1/n। log लेने पर इक्वेशन मिलेगी हमें log x/m इज इक्वल्स टू 1/n log c प्लस log k। यहाँ पर x है विलेय की अधिशोषित मात्रा, m है ठोस अधिशोषक का भार, c है साम्यावस्था पर विलयन में विलेय की सांद्रता, और n और k दोनों हमारे यहाँ कांस्टेंट हैं। ये तो था फ्राइडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। नेक्स्ट हमारा है अधिशोषण के अनुप्रयोग की एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है गैस मास्क बनाने में। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग होता है जो वायु से जहरीली गैसेज जैसे CO, CH4, SO2 आदि का अवशोषण कर लेता है। सेकंड, इसका अनुप्रयोग है कपड़ों की रंगाई में। थर्ड है नमी को हटाने में। नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल जो वायु से नमी का अवशोषण अधिशोषण करता है। फोर्थ है रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। फिफ्थ, इसका यूज है विषमांगी उत्प्रेरण में जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सिक्स्थ अनुप्रयोग है आयन विनिमय रेजिन बनाने में। और सेवंथ है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटालिसिस।